दिसंबर 2024 की घटना है जब सुबह के तकरीबन 6 बजे बेंगलुरु कंट्रोल रूम में एक कॉल आती है और कॉल पर बताया जाता है कि एक एआई इंजीनियर होते हैं जिन्होंने अपनी फ्लैट के कमरे में खुदकुशी करके जान दे दी है। और जैसे ही ये बात कंट्रोल रूम में पता चलती है तो उस इलाके के थाने पर ये इन्फॉर्मेशन दी जाती है और उसके बाद पुलिस आनन फानन में उस लोकेशन पर पहुंचती है। जैसे ही पुलिस लोकेशन पर पहुंचती है तो यकीन मानिए वहां देखने के बाद पूरे पुलिस वाले चौंक जाते हैं, क्योंकि पुलिस से पहले इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी बहुत सारे लोगों को पता चल चुका था और बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ पर लोग जुट गए थे उस इंजीनियर को देखने के लिए। बात पुलिस को भी अभी समझ में आती नहीं है कि आखिर कौन सा ऐसा कारण है जिसकी वजह से एक व्यक्ति जो एक कमरे में बंद है, वो भी पेशे से एआई इंजीनियर है, उसकी मौत होती है। तो इतने सारे लोग आसपास के यहाँ पर इकट्ठा कैसे हो गए हैं, ये बात जानने के लिए पुलिस वाले सबसे पहले तो भीड़ को इधर उधर करते हैं और सीधे उस कमरे में पहुंचते हैं। तो बेड के पास एक लाश पड़ी होती है जिसे पुलिस अपने कब्जे में लेती है। फिर उसका पंचनामा होता है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन पुलिस को बाद में पता चलता है कि इस व्यक्ति ने 84 मिनट की वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया था, जिसके छोटे से छोटे टुकड़े को लोग शेयर कर रहे थे और वो न सिर्फ देश में बल्कि विदेश में पूरे भारत के एक से एक जो भी लोग क्राइम से संबंधित वीडियो देखते हैं उन सारे लोगों के पास, या नहीं देखते हैं वो रील में किसी तरीके से सब लोगों के पास एक छोटी छोटी क्लिपें आ रही हैं उस 84 मिनट की। और उसी वीडियो में ये शख्स कहता हुआ नजर आ रहा है कि अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो उसी कोर्ट रूम के सामने जो नाला बह रहा होगा उसी नाले में मेरी अस्थियों को विसर्जित कर देना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर्यन मिश्रा है और जुर्म के वर्चस्व की कहानी में आज की कहानी इतनी दर्दनाक है कि यकीन मानिए आपको ये कहानी अंत तक जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके का माहौल है, जिस तरीके का लड़कियों का बिहेवियर है और जिस तरीके से लड़कियों के घर वाले हैं वो अपनी लड़कियों को क्या शिक्षा देते हैं और किस तरीके से वो उनके बहकावे में आकर एक हंसते खेलते परिवार की ऐसी तैसी कर देते हैं, जिसमें एक बेटी ने, यानी जिस परिवार में ये घटना हुई उस परिवार के एक बेटी ने ऐसा रास्ता क्यों चुना। क्या हमारी कानून प्रक्रिया इतनी लचर हो चुकी है कि चंद पैसों के लिए उसको न्याय नहीं मिला, और जब न्याय नहीं मिला तो उसे कहीं ना कहीं अपनी जान देनी पड़ी। तो क्या है ये पूरी कहानी हम आपको जरूर सुनाएंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो देर ना करते हुए दोस्तों हम सीधे आज की कहानी शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों ये कहानी शुरू होती है भारत के बिहार में एक जिला पड़ता है समस्तीपुर, और इसी समस्तीपुर में एक ढूसा नाम का एक रोड जाता है और उसी रोड के रहने वाले एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम होता है सुभाष अतुल मोदी। और यही सुभाष अतुल मोदी आज एक दिन मैट्रिमोनियल साइट पर अपने लिए रिश्ता देख रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि साइट पर हो सकता है कोई अच्छी से अच्छी लड़की मिल जाए और वो उनका जीवन बना दे, और वो इसी खोज में पहुंचते हैं उसी साइट पर। और उसी साइट से उनकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम निकिता सिंघानिया होता है, जो उत्तर प्रदेश के जौनपुर की रहने वाली होती है। और ये लड़की जब मैट्रिमोनियल साइट पर उनसे मिलती है, चैट करती है, तो अतुल को ये लगता है कि इतनी शांतप्रिय और इतनी पढ़ी लिखी और इतनी अच्छे दिमाग वाली लड़की शायद उन्हें कहीं मिल ही नहीं सकती है। क्योंकि डिजिटल का ज़माना है दोस्तों, लोग आंखों देखे पर कम और डिजिटल पर नए लोगों से जब मिलते हैं तो वे बिल्कुल भूल जाते हैं कि वो सामने वाला आदमी किस तरीके का हो सकता है, उसकी मेंटेलिटी कैसी हो सकती है, और शायद वो आपको एक हद तक प्यार तो जरूर करे लेकिन किसी भी हद तक जाकर बर्बाद भी कर सकता है। और तमाम ऐसी घटनाएं महज डिजिटल वाले लोगों से मिलने के कारण, डिजिटल फ्रेंडशिप करने के कारण उन्हें अपनी जान तक देनी पड़ती है। और ठीक यही हाल इस कहानी में भी होता है आगे चलकर। अब दोनों इसी मैट्रिमोनियल साइट पर एक दूसरे से दोस्ती कर लेते हैं और ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाता है और प्यार
काफी आगे बढ़ चुका होता है। लेकिन इसी दरमियान जो लड़की होती है जिसका नाम निकिता सिंघानिया होता है, उसके जो पिता होते हैं जिनका नाम मनोज होता है, उनकी तबीयत अक्सर खराब रहा करती थी। ये बात उस परिवार वालों को भी पता था और लड़के के भी परिवार वालों को पता था कि मेरा लड़का किसी लड़की निकिता सिंघानिया जो उत्तर प्रदेश के जौनपुर की रहने वाली है उससे बातचीत करता है। लेकिन जब ये पता चला कि उसके पिता की तबीयत खराब है तो उन लोगों ने ये सोचा कि क्यों ना इन दोनों की शादी जल्द से जल्द करा जाए, क्योंकि हो सकता है कि भगवान को कुछ और ही मंजूर हो और उनके पिता जो अभी जिंदा हैं वो इस शादी को देख लें। तो इसी के लिए पूरे धूमधाम से इस शादी को अरेंज किया गया और उत्तर प्रदेश के ही बनारस में हिंदुस्तान इंटरनेशनल होटल में ये शादी 26 अप्रैल 2019 को अरेंज किया गया। इस शादी में तमाम वो नात रिश्तेदार आए, दोनों तरफ के लोग आए और शादी काफी धूमधाम से हुई। किसी को ये नहीं लगा कि ये शादी में आगे चलकर कुछ ऐसा होगा कि जिस व्यक्ति से शादी हो रही है उसी व्यक्ति के साथ एक बहुत बड़ा हादसा होगा। और ये शादी धीरे धीरे आगे बढ़ती चली गई और आखिरकार शादी संपन्न हुई। सुबह ये लोग समस्तीपुर के लिए निकलते हैं। वहां 2 दिन के लिए अतुल रुकता है अपनी पत्नी निकिता के साथ और फिर वहां से ये दोनों मॉरिशस के लिए निकल जाते हैं। वहां ये लोग कुछ टाइम बिताते हैं, लेकिन उस दरमियान अतुल ने जो एक चीज नोट किया कि बार बार निकिता कहीं कोई सामान भूल जाया करती, कभी बस ड्रॉप कर दिया करती, मतलब हर तरीके से उसे एक भूलने जैसी बीमारी टाइप की लगती थी। ये सब देखते हुए अतुल को एक बड़ा अजीब सा फील होता, लेकिन अब वो करे तो क्या करे, वो तो एक शादी के बंधन में बंध चुका हुआ था और इसी शादी के बंधन में बंधने के नाते वो उसके साथ फिर वापस बेंगलुरु आता है, उसकी अच्छे से पढ़ाई लिखाई करवाता है और उसके बाद उसे धीरे धीरे आगे की जानकारी देता है। फिर उसकी नौकरी एक अच्छी कंपनी में लग जाती है। फिर जब निकिता भी नौकरी करने लगती है और इधर अतुल भी नौकरी करने लगता है और इसी दरमियान 17 अगस्त 2019 को निकिता के पिता यानी मनोज की अचानक से मौत हो जाती है। और इसके बाद जौनपुर फिर अतुल और निकिता दोनों लोग आते हैं और इसके बाद अतुल के पिता भी जौनपुर आते हैं, तकरीबन 2 दिनों तक रहते हैं और अच्छे तरीके से मनोज का काम निपट जाता है। और इधर देखते ही देखते निकिता प्रेग्नेंट हो जाती है और निकिता जब प्रेग्नेंट होती है तो उसे काफ़ी दर्द रहा करता था। तो अतुल उसे एक डॉक्टर के पास ले जाता है जो बेंगलुरु में ही स्थित होता है। तो वो बताते हैं कि इसको थोड़ा बहुत काम कराइए, काम न करने की वजह से काफ़ी इन्हें दिक्कत हो रही है। और इसी दरमियान उनकी निकिता की नौकरी भी छूट जाती है। अब यहाँ पर अतुल ने अपने ससुराल पक्ष को बुला लिया कि वो लोग यहाँ पर रहेंगे, निकिता की सेवा करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और वो लोग यहाँ पर आते 1 BHK का एक फ्लैट में सारे लोग अट नहीं पा रहे थे, तो अतुल ने वहीं पास के इलाके में एक होटल बुक किया जिसमें ये परिवार वाले रहते थे और निकिता की सेवा करते थे। इसी दरमियान कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ी और धीरे धीरे करके तकरीबन अतुल ने निकिता के परिवार वालों को 20 लाख रुपए दे दिए। और इसी 20 लाख रुपए देने के बाद अब धीरे धीरे निकिता अपनी माँ की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होती और अतुल से बातचीत करना बंद करती। इसी दरमियान उसको एक बच्चा भी पैदा होता है। इसके बाद उन्हीं 20 लाख रुपयों के लिए आए दिन अतुल से झगड़े भी होने लगे थे और आखिरकार निकिता अपनी माँ के साथ जौनपुर चली जाती है। और जब जौनपुर आती है तो पहली बार वो 2021 में अपने बच्चे को पैदा करने के बाद अपने पति को छोड़कर वापस जौनपुर अपने गांव आती है। और 24 अप्रैल 2022 को उसने पहली बार अपने ही पति के खिलाफ जौनपुर कोतवाली में दहेज उत्पीड़न और तमाम सारे केस लगाए, दहेज उत्पीड़न और हत्या सहित तमाम सारे केस लगाए, जिसकी वजह से अब जो हाल होने वाला था अतुल का उसके बारे में उसने सोचा भी नहीं था। और इसी तरीके से देखते ही देखते उसने यहाँ तक कहा कि मेरे पिता जो मनोज थे उनकी मौत का कारण सिर्फ और सिर्फ अतुल है, क्योंकि ये हर बार हमसे 10 लाख रुपए की डिमांड किया करता था, जिसके कारण मेरे पिता को हार्ट अटैक आ गया, जिसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है। ये सब अभी चल रहा था कि मानो ऐसा लग रहा था कि निकिता इस कदर उग्र हो चुकी है कि एक के बाद एक तकरीबन
9 एफआईआर अपने ही पति के खिलाफ करा डाली। अब आप सोच सकते हैं कि किसी व्यक्ति के खिलाफ 9 एफआईआर हो जिसमें हत्या का प्रयास, इस तरीके की धाराएं लगी हों, उस शख्स पर क्या गुजरा होगा। आखिरकार वो शख्स बेंगलोर से अब आना जौनपुर शुरू करता है, जिसकी दूरी तकरीबन 1850 से 1900 किलोमीटर के आसपास होती है। अब वो आदमी काम करे बेंगलोर में या यहाँ पर बार बार केस देखने आए। अब आखिरकार किसी भी तरीके से अतुल ये चाहता था कि ये केस सेटल हो जाए और ये वहाँ के लोकल जो सिस्टम होता है उस सब जगह को, उस हर जगह पर मिलता है, उसे फॉलो करता है, सबको समझाने की कोशिश करता है किसी तरीके से सुलह हो जाए, लेकिन ये बात बन नहीं पाती है। शायद कुछ 5-10 लाख रुपयों की बात थी जिसकी वजह से मामला अभी तक पेंडिंग में रहता है। लेकिन ये सब कोर्ट में चलने के दौरान एक बार ऐसा होता है कि जब वो कहता है कि जो महिला जज होती हैं और उधर उसकी पत्नी होती है और वो कहता है कि देखिए मैडम, ये महिला मुझे बार बार टार्चर कर रही है और मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ इस टार्चर। उसी दरमियान जो उसकी पत्नी होती है यानी निकिता, वो कहती है कि तुम जान दे सकते हो और तुम अभी तक जिंदा क्यों हो। इस तरीके की बात सुनने के बाद वो बेहद दुखी होता है, जिस पर जो इन पूरी बातों पर जो जज साहिबा होती हैं वो हंसती हैं, न कि उस महिला को समझाती हैं। इस तरीके की प्रतिक्रिया देती हैं वो, जिससे ये केस अब और क्रिटिकल होता जाता है। आखिरकार आए दिन जब भी तारीख पर अतुल आता तो उसके साथ उसकी सास सहित हर तरीके के लोग यही कहते कि अरे हमने तो पेपर पढ़ा लेकिन तुम अभी तक मरे नहीं। और यही बात चलते चलते ये हुआ कि 29 जुलाई 2024 को फैमिली कोर्ट का एक आदेश आया कि जब तक उसका बेटा जिसको उसने पैदा किया था वो वयस्क नहीं होता तब तक 40,000 रुपये प्रति माह कोर्ट के आदेशानुसार अब अतुल को देना पड़ेगा। और इस दरमियान भी उसकी पत्नी ने कहा कि अभी तक तुम मरे नहीं। और इसी के बाद 8 दिसंबर 2024 को अतुल ने इस पूरे घटनाक्रम का बयान किया, जिसमें कुल 24 पन्नों में, और ये कहानी सोशल मीडिया पर 84 मिनट की कहानी है जो वीडियो के माध्यम से लोगों को बताया गया। यकीन मानिए दोस्तों, उस वीडियो में यहाँ तक कहा गया है कि मेरी लाश को मेरी पत्नी छूने भी ना पाए। यहाँ तक कि उसकी अस्थियां, अगर उसे न्याय नहीं मिलता उस कोर्ट में, तो उसकी अस्थियां उसी कोर्ट के सामने नाले में बहा दिया जाए। महज चंद पैसों के लिए उसके साथ इस तरीके के दुर्व्यवहार हुआ। और तो और दोस्तों, उसने ये भी बात लिखी कि मैं जो पैसा देता हूँ उससे मेरे दुश्मन और मजबूत होते चले जा रहे हैं, न कि कमज़ोर हो रहे हैं। कृपया मैं इस कोर्ट से निवेदन करूंगा कि मेरे बच्चे को उस महिला से लेकर के मेरे पिता को दे दिया जाए, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ उसे जरिया बनाकर मुझसे पैसे वसूल रही है। इस तरीके की बात जब एक पिता अपने बेटे के लिए करता है तो यकीन मानिए दोस्तों कितना दर्दनाक होता है। आखिरकार उनकी वीडियो को भारत के कौन से ऐसे लोग थे जिन्होंने देखा नहीं, और सब ने देखा और सभी लोगों ने तमाम तरीके के मी टू जस्टिस, हैशटैग अतुल सुभाष, इस तरीके का जस्टिस करके तमाम सारे हैशटैग चलाए गए। और जिसके बावजूद अब उम्मीद किया जा रहा है मरने के बाद शायद अतुल को न्याय मिलता है न्याय कि नहीं मिलता है, ये तो अभी भविष्य के गर्भ में है। लेकिन इसी दरमियान अतुल के मौत के बाद अतुल का ही भाई विकास, जो बेंगलुरु पुलिस के नज़दीकी थाना में एक एफआईआर दर्ज कराता है हत्या के मामले में, जिसमें उसकी पत्नी निकिता, उसकी सास निशा, साला अनुराग और ससुर होते हैं जो उनके पिता के भाई होते हैं सुशील। इन लोगों के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराया जाता है। और उसके बाद जब लोकल मीडिया जौनपुर के उस घर में पहुंचने की कोशिश करती है तो यकीन मानिए दोस्तों, इन लोगों की अकड़ इतनी नहीं कम हुई है कि ये लोग खिड़कियां खोलते हैं, दरवाज़ा तो नहीं खोलते हैं, और कहते हैं कि चुपचाप यहाँ से चले जाओ वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। जो लोग मीडिया के सामने ऑन कैमरा इस तरीके की बात कह सकते हैं, उनकी कितनी खतरनाक मेंटलिटी हो सकती है, और उन लोगों ने अतुल के साथ किस तरीके का बिहेवियर किया होगा, आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए। और आपका क्या राय है इस पूरे घटनाक्रम में? आखिर हर बार पत्नियां ही गलत होती हैं कि पति गलत होते हैं? आप इस कहानी को
सुनकर थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तब तक कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।